हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले लेक्चर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक क्लास की थी जिसमें हमने कॉची आइलर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के बारे में जाना था। कॉची आइलर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या होता है, हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे और किस तरीके से अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम उसका प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसे देखिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Let f belongs to C on the rectangle R. Given epsilon greater than 0, there exists an epsilon approximate solution phi of ordinary differential equation dy by dt equal to f dy on the interval I t minus t naught less than equal to alpha such that this. ये कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कॉन्टीन्यूस होगा रेक्टेंगल आर पे। रेक्टेंगल आर मीन्स इस फंक्शन की जो डोमेन है वो एक प्लेन है। रेक्टेंगल आर अगर हम बना रहे हैं तो वो 1 डायमेंशन में थोड़ी ना बनती है, 2 डायमेंशन में बनती है। तो यानी कि इसकी डोमेन आर है, यानी कि इसकी डोमेन ही एक प्लेन से आ रही है। उस पर जो फंक्शन डिफाइन है उसके बारे में कहा है कि वो जो फंक्शन है उसके लिए हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। डी वाई बाई डी टी ये वही फंक्शन है जो इस डोमेन पे डिफाइन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा फाई, वो कौन होगा? एक कर्व होगा, क्योंकि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो टी का फंक्शन होगा। तो वो एक कर्व मिलेगी जिसकी डोमेन टी होगी। तो हमें वो कर्व बतानी है इस डोमेन पे। और एक कंडीशन और इन्होंने दी है कि वो जो भी कर्व आएगी वो टी नोट पॉइंट पे वाई नोट वैल्यू देगी। ये इन्होंने हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी है। सो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये हम उस रेक्टेंगल को कंसीडर करके चल रहे हैं कि दिस इज़ द रेक्टेंगल जो हमारी डोमेन है उस फंक्शन की। ये पॉइंट टी नोट वाई नोट है, यहाँ हमने टी नोट प्लस अल्फ़ा माना, ये टी नोट माइनस अल्फ़ा मान के चल रहे हैं। तो इन्होंने जो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट किया है, मैं पहले उसका ओवरव्यू बता देती हूँ। हम करने क्या वाले हैं, हमें जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर इन्होंने बताया है कि टी नोट पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो वाई नोट वैल्यू दे रहा है। तो हमें एक्चुअली में करना क्या है, एक कर्व ढूंढनी है और वो कर्व इस रेक्टेंगल के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि जो कर्व हम ढूंढ रहे हैं उसका हर एक पॉइंट इस डोमेन का ही पार्ट है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे होगा, कि इस कर्व जो हम ढूंढ रहे हैं उसका हर एक पॉइंट उस डोमेन के ऊपर बिलोंग करना चाहिए। तो एक्चुअली जो हमें कर्व ट्रेस करनी है वो इस रेक्टेंगल आर पे ही बनेगी। और ये भी इन्होंने बता दिया कि वो रेक्टेंगल आर पे जो कर्व हमें बनानी है वो टी नोट माइनस अल्फ़ा से टी नोट प्लस अल्फ़ा तक बनानी है। तो हम सबसे पहले टी नोट से टी नोट प्लस अल्फ़ा तक वो कर्व बनाएंगे, फिर सेम ट्रेसिंग टी नोट से टी नोट माइनस अल्फ़ा तक सेम करेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, हम कोई भी अपनी तरफ से एप्सिलॉन चूज़ कर लेंगे। वी शैल कंस्ट्रक्ट एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फॉर द इंटरवल टी नोट टू टी नोट प्लस अल्फ़ा। पहले हम इस इंटरवल के लिए करेंगे। अ सिमिलर कंस्ट्रक्शन विल डिफाइन इट फॉर द इंटरवल टी नोट माइनस अल्फ़ा से टी नोट। दिस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन विल कंसिस्ट अ पॉलीगोनल पाथ स्टार्टिंग एट टी नोट वाई नोट। यानी जो कर्व आपको मिलेगी उस कर्व के अंदर पॉलीगोनल पाथ मिलेंगे, सच दैट अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स सेगमेंट जॉइन एंड टू एंड। यानी वही बताया कि इसके अंदर स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगी जो जॉइन होंगी। अब कहता है कि एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस है इस रेक्टेंगल आर पे। हमने लेके चला था स्टार्टिंग में कि ये फंक्शन इस डोमेन के ऊपर कॉन्टीन्यूस है और आर मेरे पास क्लोज्ड होती है। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये क्लोज्ड क्यों होती है रेक्टेंगल। तो अगर किसी भी क्लोज्ड डोमेन पे कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन होता है तो वो फंक्शन बाउंडेड भी होता है। तो इसलिए इन्हें कहा है कि एफ जो है वो बाउंडेड होगा। और अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड डोमेन पे ही कॉन्टीन्यूस होता है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस भी होता है। तो इसलिए एफ मेरे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस होगा। अब क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है तो फंक्शन की कोई ना कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो मिलेगी ही। अगर कोई भी फंक्शन है, जैसे मैंने कोई फंक्शन लिया और ये बाउंडेड है, ये इसकी डोमेन है, इन डोमेन के बीच में ये फंक्शन बाउंडेड है, तो पक्का इस फंक्शन ने कोई मैक्सिमम वैल्यू अटेन की होगी इस पॉइंट पे। मिनिमम वैल्यू ये देखो, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये है इस पॉइंट पे। तो हमें एक पॉइंट जरूर मिलेगा डोमेन पे जिस पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। अब क्योंकि मेरे पास इस आर डोमेन पे जो फंक्शन डिफाइन है वो भी क्लोज्ड है, तो कोई एक पॉइंट मुझे इस आर डोमेन का ज़रूर मिलेगा जिस पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो उस पॉइंट का नाम इन्होंने m दे दिया कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसका नाम इन्होंने m दिया। एंड अल्फ़ा कहा a और b बाई m। a और b कौन थे? ये पॉइंट जो हमारी रेक्टेंगल के एंड पॉइंट थे a और b, इसको हमें अल्फ़ा डिफाइन कर दिया। सिंस
f is uniformly continuous on R. So given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that दिस होल्ड्स. अब ये क्या है? यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन. हमें पता है अगर कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस होता है तो यही डेफिनेशन होती है. हम वन डायमेंशन में देख लेते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस होता है तो हम यही कहते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ वाई का जो मोड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर एक्स माइनस वाई का मोड इज लेस देन डेल्टा. यानी मैं कोई भी दो पॉइंट डोमेन से उठाऊं जिनका डिफरेंस डेल्टा से छोटा है तो मुझे ज़रूर उनकी फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा ही मिलेगा. अगर ऐसा होता है तो फंक्शन को हम यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस कहते हैं. यहाँ पे हमारे फंक्शन की डोमेन टू डायमेंशनल में है इसलिए यहाँ पे एक्स ना आकर के हम यहाँ पे हमारी जो डोमेन थी वो टी वाई प्लेन में थी तो हमने कहा कि एफ ऑफ टी वाई और कोई दूसरा पॉइंट उठाया एफ ऑफ टी बार वाई बार तो इसका मॉडुलस हमें लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा. कब? जब मेरा टी माइनस टी बार का मॉडुलस लेस देन डेल्टा हो और वाई माइनस वाई बार का मॉडुलस लेस देन डेल्टा हो. ये टू डायमेंशनल में यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन होती है. तो क्योंकि फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस था तो ये चीज़ होल्ड होगी और टी वाई और टी बार वाई बार हमारे रेक्टेंगल से आ रहे हैं. अब हम इस इंटरवल पे पहले हमारा फंक्शन ट्रेस करने वाले हैं तो इस इंटरवल को पहले हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे. टी नोट टी वन टी टू टी एन. टी नोट स्टार्टिंग पॉइंट, टी एन टी नोट प्लस अल्फ़ा एंड पॉइंट और बीच में इसके और छोटे छोटे पार्टीशन कर लिए. और ये इस तरीके से लिए हैं कि जो इनकी डिस्टेंस होगी ना टी नोट टी वन की या टी एन माइनस वन की तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इनकी वो जो हमने डेल्टा और डेल्टा बाय एम नंबर लिए थे उनके मिनिमम से भी छोटी होगी. कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये आपको इस तरीके से ब्रेक करने है कि बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंस पे ये वैल्यू हो, इनका डिफरेंस बहुत ही कम हो. ठीक है. अब हम ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे. उसके लिए ये हमारी रेक्टेंगल है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले टी नोट हमने जैसा कि इसमें बताया था कि टी नोट से टी नोट प्लस अल्फ़ा से टी नोट से टी नोट प्लस अल्फ़ा में हमें ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है. और ये इन्होंने क्वेश्चन में बताया था कि टी नोट पॉइंट पे वो कर्व जो हमें बनानी है वो वाई नोट वैल्यू देती है. तो कहाँ है वाई नोट? टी नोट वाई नोट पॉइंट यहाँ है यानी वो कर्व यहाँ से स्टार्ट होगी. ठीक है. ये हमने टी नोट से टी नोट प्लस अल्फ़ा को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया तो वो कर्व यहाँ से स्टार्ट होगी. फिर हम इस कर्व को ट्रेस करना शुरू करेंगे. तो इन्होंने क्या कहा है ट्रेस करने के लिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट पी नोट टी नोट वाई नोट इस पॉइंट से स्टार्ट कीजिए. वी कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रेट लाइन. इससे स्टार्ट करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे विद स्लोप एफ ऑफ टी नोट वाई नोट. यानी ये जो स्ट्रेट लाइन हमें बनानी है वो इस स्लोप से बनानी है. एफ ऑफ टी नोट वाई नोट कौन है? जो फंक्शन हमने बताया था टी वाई पे डिफाइन है उसकी टी नोट वाई नोट पे जो भी फंक्शनल वैल्यू आएगी एक नंबर आएगा उस नंबर को स्लोप अज्यूम करके उससे हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है. यानी ये टी नोट वाई नोट था. ये जो लाइन इन्होंने बनाई है ना ये लाइन का जो स्लोप होगा वो एफ ऑफ टी नोट वाई नोट होगा. ओके. फिर कहा है प्रोसीडिंग टू द राइट ऑफ टी नोट. टी नोट के राइट में हमें इस लाइन को चलाना है अनटिल इट इंटरसेक्ट द लाइन टी इक्वल टू टी वन. ये जो टी वन हमने अब ये जो टी नोट और टी वन आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक. ये दिखाने में दूर दूर बनाए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो. तो इन दोनों के बीच में जो ये लाइन बनाई है इसका स्लोप एफ ऑफ टी नोट वाई नोट होना चाहिए. जैसे ही हम ये जो टी वन लाइन है इस पे जैसे ही पहुँचेंगे तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे. अब ये हमें क्या मिल गया? एक नया पॉइंट जिसमें टी वन पे कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी वाई वन तो ये एक नया पॉइंट हो गया टी वन वाई वन. ओके. इस पॉइंट पे पहुँच गए. अब यहाँ से ट्रेसिंग फिर से स्टार्ट करनी है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है लेकिन अब हमें स्लोप इस पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू है इस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू कौन होगी? ये पॉइंट क्या है? टी वन वाई वन. तो फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ टी वन वाई वन. अब हमें जो लाइन बनानी है उसका स्लोप एफ ऑफ टी वन वाई वन देना है. इस तरीके से फिर जैसे ही हम पी टू पे पहुँचेंगे वहाँ पे पहुँचते ही वहाँ पे हमें स्लोप एफ ऑफ टी टू वाई टू लेना है और इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे. वो स्लोप जो है वो कुछ भी हो सकते हैं. अब जो भी स्लोप होगा उस हिसाब से हमने इसको बढ़ा दिया. इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में लेके जा रहा होगा ग्राफ को तो हमने उसको डिक्रीजिंग डायरेक्शन में बना दिया. जैसा जैसा वो स्लोप आता जाएगा, स्लोप कौन है? फंक्शनल वैल्यू जो हमें फंक्शन दे रखा है तो हम उसमें पुट करके वो वैल्यू निकालेंगे. उस हिसाब से हम अपने फंक्शन को ये जो स्ट्रेट लाइन्स है उनको वेरी करते रहें.
ओके, नाउ स्लोप होता क्या है? स्लोप एक्चुअली में चेंज ही तो होता है, किसी भी वाई कर्व में एक्स के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है वही तो स्लोप होता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई कर्व है तो जब मैंने x को इतना बढ़ाया तो इस पॉइंट पे y कितना था? इतना। जैसे ही मैंने यहाँ गई तो y कहाँ आया? यहाँ। तो यानी कि जैसे ही मैंने x को इतना चेंज किया y में कितना चेंज आया, वही तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारी कर्व का स्लोप होता है। तो वही होता है स्लोप। तो हमने पहले ही क्या डिफ़ाइन किया था कि इस फंक्शन की जो दूसरा हम स्लोप को dy/dx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने पीछे क्या dy/dx क्या दिया हुआ था? पीछे जो फंक्शन में ये कर्व दी हुई थी। अच्छा, इस कर्व में जो हमने पीछे डिफ़ाइन किया था कि m जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि इसका जो मैक्सिमम स्लोप हो सकता है वो m हो सकता है। तो वही इन्होंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताया है कि ये वो m स्लोप हमने मान लिया कि दिस इज़ द मैक्सिमम स्लोप। अब अगर ये मैक्सिमम स्लोप है, ये लाइंस हम कैसे बना रहे हैं? एफ ऑफ टी नोट वाई नोट स्लोप मान के, एफ ऑफ टी वन वाई वन स्लोप मान के, और ये भी तो किसी एफ ऑफ टी वाई की मैक्सिमम वैल्यू थी। यानी ये जो हम बना रहे हैं ना, ये कभी भी इस लाइन से एक्सीड नहीं कर सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम स्लोप यही है। तो इसलिए इन्होंने आगे यही बताया है कि जो स्लोप है ऑफ द लाइन पी नोट, ये जो पी नोट पॉइंट पे पहुँचे फिर पी वन पे, दिस सेगमेंट मस्ट लाई इनसाइड द ट्रायंगुलर रीजन टी बाउंडेड by the line P naught Q1, Q1 Q2 and Q2 P naught. Now at the point P1 T1 Y1 we construct a straight line segment with slope f of T1 Y1 to the right of T1 until it intersect T2. तो वही बताया है कि जैसे ही हम T1 Y1 पे पहुँचेंगे, जैसे ही हम T1 Y1 पॉइंट पे पहुँचेंगे तो हम अगेन जैसे हम T1 Y1 पॉइंट पे पहुँचते हैं तो हम अगेन एक और स्टार्ट, तब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे अब अगेन हम स्लोप f ऑफ T1 Y1 लेके चलेंगे और उस स्लोप के साथ हम आगे प्रोसीड करें। Continuing in this fashion, after a finite number of steps, the resultant path phi will meet the line t equal to t naught plus alpha. जैसे ये कह रहा है कि हम जैसे जैसे ये लाइंस बनाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम t नोट प्लस अल्फ़ा जो ये लाइन है इससे जाके मीट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं हम अपना प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे। ये जो अब हमें पाथ मिला है, ये जो लाइन सेगमेंट्स यानी कि स्ट्रेट लाइंस की जो ज्वाइन करके हमें मिली है, यही हमारी वो कर्व है जो उसका सॉल्यूशन होगी। तो दिस इज़ द कर्व, और अगेन हम सेम ट्रेसिंग यहाँ से टी नोट माइनस अल्फ़ा की तरफ करेंगे तो हमें वो कर्व मिल जाएगी जो कर्व हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। तो इस तरीके से हमें स्टेप टू स्टेप इसको कंटिन्यू करना है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर क्वेरी को सोल्व करूँगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। सो थैंक यू।